आज हम लोग वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता का शुरुआत जब हड़प्पा सभ्यता का 1750 में हो जाता है। इसके 250 साल बाद वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है। इसे एपिक पीरियड भी कहते हैं। तब तक हम यह समझ सकते हैं कि यह मतलब कि 1750 में इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत होता है, तब जाके यह सभ्यता शुरू होती है। लेकिन यह सभ्यता की शुरुआत 1520 में होती है, ऐसा से 1500 साल पहले। तो इस 250 ईयर्स के बीच को हम लोग ट्रांजैक्शन ईयर, ट्रांसमिशन ईयर कह सकते हैं, क्योंकि इस बीच में कई चीजें उथल पुथल हुई, कई चीजें सुधार हुई, कई चीजें नहीं हुई और कुछ खास कार्य भी नहीं हो पाया। फिर 250 साल बाद जब आर्य भारत आए, इस विषय में हम समझेंगे आर्य कहाँ से आए थे, लेकिन इस बार हम समझते हैं जब आर्य भारत में आए तो उन्होंने ही वैदिक सभ्यता की शुरुआत की। इस तरह से वैदिक सभ्यता, वैदिक पीरियड यानी कि वैदिक का अर्थ यह है कि वैदिक का मतलब वेद और ऋग का मतलब भी नॉलेज होता है यानी ज्ञान। तो वैदिक का मतलब भी ज्ञान होता है। इसे वैदिक पीरियड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ना इस पीरियड में वेदों का अध्ययन होता था और वेदों द्वारा ही राज्य को चलाया जाता था। जो भी नियम कानून होते थे, जो भी जीने का तरीका होता था, जैसा कि इसको भी हम सिविलाइजेशन की तरह से देख सकते हैं। ये भी एक सिविलाइजेशन जो इसको हम वैदिक सिविलाइजेशन कह सकते हैं। इसमें वेदों में बताए गए नियमों के अनुसार ही हर कार्य होता था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेद 4 हैं। इस विषय में हम लोग आगे बात करते हैं, जो कि सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद इस वैदिक पीरियड को जब बहुत आगे चला तो इसे हम 2 कालखंडों में बांट सकते हैं। एक अर्ली वैदिक पीरियड जिसमें 1500 से 1000 बीसी तक रहा। दूसरा क्योंकि टोटल वैदिक पीरियड 1500 से 600 बीसी में था, इसलिए वैदिक पीरियड को 2 भाग में तोड़ दिया गया, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। इसे लेटर वैदिक पीरियड भी समझ सकते हैं और वैदिक पीरियड भी समझ सकते हैं। तो अर्ली वैदिक पीरियड 1500 से लेकर 1000 बीसी तक था और लेटर वैदिक पीरियड 1000 से लेकर 600 बीसी तक था। हम लोग इसी तरह आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस वैदिक, जैसे कि हम लोग समझते हैं कि जब वैदिक पीरियड था, जैसा कि हमने कहा इसे ऋग वैदिक पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि हम कहते हैं कि इसमें ऋग वैदिक, जैसे कि हमारा सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, इसमें इस वैदिक पीरियड में अर्ली वैदिक पीरियड जो है इसको ऋग वैदिक पीरियड इसीलिए ज़्यादातर कहा जाता है। इसमें ऋग वैदिक में बताए गए नियम कानून के हिसाब से हम लोग ज़्यादातर सोचते समझते और जीते थे। और भी वेद है जिसके अनुसार से हम लोग आगे चलेंगे। तो ऋग वैदिक पीरियड यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड की जितनी भी जानकारियाँ हैं हमें ऋग्वेद से प्राप्त हुई हैं। अर्ली वैदिक पीरियड की जितनी भी जानकारियाँ यानी वैदिक पीरियड की जितनी भी जानकारियाँ मुख्य या जितनी भी हैं सारे के सारे ऋग्वेद से प्राप्त हैं, इसीलिए हम इसे ऋग वैदिक पीरियड ही कहते हैं। इस बार जब भारत में आर्य आए, उन्होंने वैदिक पीरियड की शुरुआत की। वे अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। ये भाषा में संस्कृत भाषा को जानते थे। जो लोग यहाँ आए जो कि आर्य थे और इन्हें संस्कृत भाषा बहुत अच्छे से आती थी, लेकिन जब वो यहाँ आए तो यहाँ के लोगों को संस्कृत भाषा नहीं आती थी, तो आर्य उन्हें अनार्य कहते थे या वही दास या दस्यु कहे गए। आर्य और दास और दस्युओं में अक्सर युद्ध हुआ करती थी राज्य के विस्तार के लिए। आर्य यहाँ पर भारत में, तब भारत कहने का मतलब जो आज का अफगानिस्तान है, बलूचिस्तान वगैरह, ये सब भारत ही हुआ करता था। तो आर्य जब यहाँ आए तो कई लोगों का मत है कि आर्य मिड एशिया से आए हैं, कुछ लोगों का मत है कि आर्य तिब्बत से आए हैं, कुछ लोगों का यह भी मत है कि वो उत्तरी ध्रुव से आए हैं। आते हैं देखते हैं मैक्स मुलर जो कि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि जो आर्य थे मिड एशिया से भारत आए थे। आर्य
मिड एशिया से भारत मिड एशिया से ये भारत आए थे। इस तरह से आर्य इधर से आए हुए थे मिड एशिया से। इस तरह से मैक्स मुलर का कहना था और आज भी हम लोग इस बात को मान के चलते हैं। इसके अलावा दयानंद सरस्वती ने कहा था कि ये तिब्बत से आए थे और बाल गंगाधर तिलक ने यह कंफर्म किया कि यह नॉर्थ पोल से आए हुए थे, उत्तरी ध्रुव से आए हुए थे। जब आर्य यहाँ आए तो वह पंजाब के, जो कि आज वह हिस्सा, जिस पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ वह हिस्सा आज के पाकिस्तान या अफगानिस्तान, पाकिस्तान हिस्से पड़ता, तो वह आर्य पंजाब और अफगानिस्तान के पास आया था और वहीं पर रुके थे। जब वो वहाँ से आए धीरे धीरे उन्होंने विकास किया, व्यापार किया। हालांकि इनका मेन ऑक्यूपेशन का साधन एग्रीकल्चर ही था। जब आर्य यहाँ आए तो वो सप्त सिंधु नदी किनारे अपने आप को व्यवस्थित किया। सबसे पहले वो यहीं पर आए थे पंजाब में, जहाँ सप्त सिंधु नदी थी। पंजाब का अर्थ होता है 5 नदियों का देश। इस तरह से 2 नदी और, जैसे कि सिंधु और घाघरा, जैसे कि पंजाब में झेलम, ब्यास, सतलज, इस तरह की नदियां हैं। इन नदियों से मिलकर ही पंजाब बना है। इस तरह से सिंधु और घाघरा, ये 2 नदी और मिला दिए जाए तो टोटल 7 नदी हो जाती है। इसलिए उस जगह को सप्त सिंधु नदी, सप्त सिंधु जगह कहा गया था, सप्त सिंधु नदी कहा जाता था। इसी जगह पर आर्य सबसे पहले आए। जब आर्य यहाँ आए तो कंप्लीटली ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता कहने का तात्पर्य था कि जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सारी सभ्यता थी, काफी विकसित और डेवलप थी। वहाँ पर एग्रीकल्चर के साथ साथ व्यापार मेन पर्पस होता था, पैसा, इनकम का। लेकिन इस सभ्यता में एग्रीकल्चर के साथ सिर्फ फार्मिंग ही होती थी, पशुपालन वगैरह। यह पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता थी। जब आर्य यहाँ आए तो जैसा कि हमने कहा था कि दास और दस्युओं से उनका युद्ध होते रहता था। आर्य यहाँ जब आ गए, युद्ध हुए, तो उन्होंने अपनी संस्कृत भाषा को पूरे भारत में फैलाना चाहा। इसलिए नॉर्थ से साउथ तक में हम लोग यह समझ सकते हैं कि नॉर्थ में संस्कृत भाषा को फैलाने का श्रेय जाता है गौतम रहा गढ़ को। यहाँ कि जो राजा थे विदेह, उनके पुरोहित जो गौतम रहा गढ़ थे, इन्होंने नॉर्थ में संस्कृत फैलाया, मतलब संस्कृत का प्रचार किया। और हम लोग यह भी समझ सकते हैं कि साउथ में, साउथ इंडिया में संस्कृत का प्रचार करने वाले, संस्कृत भाषा को सिखाने वाले अगस्त्य ऋषि थे, जिसके बारे में हम लोग सभी लोग जानते हैं। इस तरह से ऐसा भी कहा जाता है कि गौतम गढ़ जो है, वहाँ के राजा जो विदेह हैं, यह हिस्सा नॉर्थ कश्मीर में पड़ता है। यहाँ के राजा जो विदेह हैं, इनके गुरु का नाम गौतम गढ़ था। इन्होंने, ऐसी कहानियाँ हैं, इन्होंने कई मंत्र का उच्चार करके और जीभ पर एक अग्नि प्रज्वलित कर ली और वहाँ से लेकर यह नीचे की ओर चलने लगे। इस अग्नि की खासियत एक बार बुझ जाए तो दोबारा नहीं जलेगी। तो जब वो यहाँ आए, यहाँ यानी कि भारत के, जैसा कि बिहार का करमनाशा नदी को जानते होंगे, जो बिहार और यूपी के बक्सर के आसपास पड़ता है। जब वो वहाँ, उस नदी में इनकी अग्नि गिर गई और इन्होंने श्राप दिया कि यह राज्य कभी भी प्रगतिशील नहीं होगा, कभी भी श्रेष्ठ नहीं होगा। यह बात, इस बात का भी जिक्र अथर्ववेद में दिया गया है। हालांकि कई समय तक तो लोग अथर्ववेद को वेद के श्रेणी में गिनती ही नहीं करते थे। इसके बाद धीरे धीरे यह बात चर्चा में आई। हालांकि जो बात मैंने बताई, यह बात अथर्ववेद में कही गई है। इसके साथ साथ जैसा कि हमने कहा, इनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर होता था। यह खेती पर ही ये ज़्यादातर निर्भर रहते थे। यहाँ अमीरी भी, इस सभ्यता में भी अमीरी गरीबी थी और इनकी अमीरी गरीबी गायों की संख्या से, क्योंकि इनमें फार्मिंग तो होती थी लेकिन इसमें गाय सबसे श्रेष्ठ पशु थी। गाय को ईश्वरीय माता के समान पूजते थे इस सभ्यता के लोग। जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय वो उतना अमीर माना जाता था। जैसे आज के टाइम में जिसके पास जितना पैसा, जितना जमीन, उतना अमीर है। उस टाइम पर जितने
गाय होती थी जिस राजा के पास या जिस लोगों के पास, वो बहुत अमीर था। जिसके पास कम गाय है वो कम गरीब कहलाता था। ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर एक गाय दूसरे के राज्य में चली गई तो राजा का लाना कार्य होता था। कई गायों के लिए भयानक युद्ध लड़ी गई है, जिसके विषय में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो जब गाय जैसा कि हमने लिखा कहा कि ये डिपेंड गायों की संख्या पर डिपेंड करता था मेरी गरीबी। इसके बाद ऋग्वेद के 7वें मंडल में जब आर्यों का एक युद्ध 10 राजाओं का युद्ध का जिक्र है, जिसे दशा युद्ध कहा गया है। इस युद्ध में भरत कबीला, जो आर्यों के दो प्रमुख कबीले थे। ऐसे तो कई कबीले थे आर्यों को। कबीला का मतलब आप समझ सकते हैं कुछ गांव जो योद्धा होती है, क्योंकि जैसे हमारे पास है गोरखा रेजिमेंट होती है, युद्ध में जाते हैं। बिहार रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है। रेजिमेंट कहने का होता है एक श्रेणी है जो युद्ध के लिए हमेशा तत्पर हो। इसी तरह ऋग्वेदिक काल है, वैदिक पीरियड में जो आर्यों का पीरियड था, उसमें भारत और त्रितस या 2 रेजिमेंट हुआ करती थी जो युद्ध लड़ती थी। इसमें भारत ने 10 अदस्युओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ज्यादातर दस्यु मारे गए। दास का भी एक कहानी है जिसे हम बताएंगे। इस भरत कबीले के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम सुदास था, जिसके राजा का नाम सुदास था। और इन्होंने 10 राजा वाले युद्ध में, माने कि 10 राजा जो आर्यों को हटा देना चाहते थे, उनकी सत्ता को खत्म कर देना चाहते थे, इनसे सुदास का युद्ध हुआ जो भरत कबीले के थे। यह कबीला पूरी तरह से दस्युओं को हरा देता है और पूरे भारत पर आर्यों का राज हो जाता है। इस तरह से हम लोग आगे समझते हैं। हम लोग और इनके गुरु जो भरत कबीले हैं, उसके गुरु वशिष्ठ हैं। राम के भी गुरु वशिष्ठ हैं। इस तरह समझते हैं। पूरे भारत में आज भी जैसा कि हम समझ सकते हैं कि 3% से लेकर 4% ही ब्राह्मण बचे हुए हैं, लेकिन भारत के 70% हाई लेवल के पदों पर, हाई से हाई पदों पर 70% ब्राह्मण जाति ही वहाँ पर रहती है और कंट्रोल कर रही है। पदों पर ब्राह्मण जाति ज़्यादा है। जैसा कि हमने समझते हैं आर्यों का राज था। यह एक पृथ्वी प्रधान देश बनाए थे। जैसे कि हमारी जो सिंधु सभ्यता थी, यह मातृ प्रधान है। यहाँ माता का बहुत बड़ा प्रधानता थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि पृथ्वी प्रधान देश है तो स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब है, एकदम नहीं। स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, लेकिन इसमें प्रमुख पुरुष ही होते थे। बड़े भी पुरुष होते थे, राज करने वाले पुरुष होते थे, देश को चलाने वाले पुरुष होते थे। जैसा कि हम आज भी समझ सकते हैं कि आज भी अभी के टाइम में भी यदि किसी लड़के से उसके पेरेंट्स का नाम पूछा जाए तो वो पहले पिता का ही नाम बताता है, माता का नहीं नाम बताता, क्योंकि हमारा देश पितृ प्रधान है। ये मेंटालिटी भी बनी हुई है, जबकि माता पिता समान है। आर्यों को आयरन का ज्ञान था, यानी कि लोहे के बारे में वो जानते थे। जब लोहे की खोज हो गई तो जो छोटे छोटे जनपद थे धीरे धीरे वहां पे आते गए। कई छोटे छोटे जनपद जहां लोहे, जैसे जहां कहने का था कि सबसे पहले लोहे खोज अतिरंजी खेड़ी एक जगह है यूपी में, वहीं पर हुई थी। धीरे धीरे यूपी में कई छोटे छोटे जनपद इसके आसपास रहा करते थे। धीरे धीरे ये जनपद यहाँ आते गए और सारे जनपद जुड़ गए और यह जनपद धीरे धीरे महाजनपद बन गए। इस विषय में भी हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। फिलहाल आते हैं और यह समझते हैं अर्ली वैदिक पीरियड में। तो अर्ली वैदिक पीरियड कुछ इस तरह से था, जैसा कि हमने बताया, यह पूरी तरह से ऋग्वेद पर डिपेंड था। इस तरह से हम लोग आगे समझते हैं इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। इनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में कुल हुआ करता था, जिसे गांव के स्थान पर समझ सकते हैं। सबसे छोटी श्रेणी होती थी कुल, माने गांव जैसा हम लोग का होता है, जैसे कि शहर से जिला, जिला से राज्य, राज्य से देश। इस तरह से इनका भी होता था। ग्राम बोलते थे, गांव यानी कि जैसा आज के टाइम में चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट के तौर पर समझ सकते हैं। विश्व होता था जिसे स्टेट के तौर पर समझ सकते हैं। राष्ट्र या जनपद जिसे
देश के नाम से हम लोग समझते हैं आज के टाइम में। धीरे धीरे यही जनपद मिलकर महाजनपद बनी है। इसके बाद इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम इसमें पढ़ते हैं, जैसा कि हमने जिक्र किया था शुरुआत में ही, कि ऋग्वेद कह रहे हमारे देश में धरती पर ही समझते हैं। पूरे धरती पर 4 तरह के वेद हैं, जिसमें पहला और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। यह 3500 साल पुराना माना गया है। यह सबसे ओल्डेस्ट वेद है। इसमें 10 मंडल का मतलब किताबों में 10 किताबों में इसकी सूक्तियां बटी हैं। यह सूक्तियां टोटल 1028 है। कुछ जगहों पर 1017 यानी 1017 सूक्तियां बताई गई हैं। कुछ जगहों पर 462 ऋचाएं बताई गई हैं। ऋचाएं यानी कि मंत्र बताए हैं। कुछ जगहों पे 10,600 भी मंत्र बताए गए हैं। और इस ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। आज के टाइम में सबसे पवित्र नदी, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा है, लेकिन ऋग्वेद के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। गंगा नदी का सिर्फ एक बार ही जिक्र हुआ है ऋग्वेद में, और यमुना का 3 बार सिर्फ ही जिक्र है, लेकिन सरस्वती नदी का जिक्र बहुत बार है। समय के साथ यह सरस्वती नदी विलुप्त हो गई। सरस्वती का नदी को ही आज के नाम में घाघरा नदी से जानते हैं। घाघरा इसके तीसरे मंडल में महामृत्युंजय मंत्र और नहीं गायत्री मंत्र का जिक्र, और इसी तीसरे मंडल में नहीं लेकिन इस ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का भी, महामृत्युंजय मंत्र का भी जिक्र है। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र है और ऋग्वेद में महामृत्युंजय मंत्र का भी जिक्र है, जिससे मृत्यु पर विजय प्राप्त। कहने का होता है कि जो इंसान बीमार पड़ जाता है इस मंत्र का जाप करने से, वो उसकी बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। बीमारी नहीं, कोई विपदा खत्म हो जाती है। गायत्री मंत्र सूर्य से रिलेटेड है, सूर्य के लिए समर्पित है, ज्यादातर सूर्य के लिए समर्पित है। इसमें टोटल 10,580 जैसा कि हमने कहा था मंत्र है, टोटल इतने ही है। और कुछ मंत्र रिपीटेड हैं, हालांकि जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि 462 है, इसमें कुछ मंत्र रिपीटेड होने की वजह से, जैसे कि इसमें से इसको माइनस कर दे तो 10,462 आते हैं। तो टोटल मंत्र इतने हैं, लेकिन कुछ रिपीटेड है तो सेम मंत्र को ही हम समझ सकते हैं। इस ऋग्वेद को किसी एक ऋषि ने लिख कर तैयार नहीं किया है, बहुत सारे स्त्री और पुरुषों ने भी मिलकर इसकी तैयारियां की हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इसे अग्नि ऋषि ने, अंगिरा ऋषि ने 35%, अकर्णव ऋषि की फैमिली ने इसे 25% तक लिख कर तैयार किया है। इसके अलावा भी कई लोग हैं। ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण भगवान इंद्र है। इसमें इंद्र की जिक्र 250 या उससे ज्यादा बार की गई है। हालांकि यही जब लेटर वैदिक पीरियड आएगा तो इसके मेन गॉड प्रजापति हो जाते हैं। ऋग्वेद के बाद हम सामवेद के बारे में समझते हैं। साम का मतलब होता है संगीत, जो आज हमारे सारे गामा पा नी सा है, यह सामवेद की देन है। इसमें 1810 मंत्र हैं। कुछ लोग 1875 मंत्र भी बताए हैं, लेकिन इस सामवेद में ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। 75 मंत्रों को छोड़कर अन्य सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। भारतीय संगीत का जनक इसी कहा, जैसा कि हमने कहा था कि सारे गमा इसी से लिए गए। इसमें मंत्रों को गायन, भजन, कीर्तन के आधार पर, जो आज हम लोग समझते हैं, इस सभी तरह से बने जितने भी मंत्र थे गायन भजन के तौर पे इसमें दिए हुए हैं। इसके बाद आता है यजुर। इसमें यज्ञ करने की विधि विधान का जिक्र है, और साथ इसमें बलि विधि का भी तरीका बताया गया है कि बलि कैसे करनी है और क्यों की जाती है। साथ ही अथर्ववेद की बात कर लेते हैं। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया है। इसमें 731 मंत्र हैं और पद, यह एक ऐसा वेद है जो पद के तरीके से लिखा गया है। ऐसे हिंदी में हम लोग समझते हैं गद्य होता है, पद होता है। गद्य जिसे गद्यांश हम लोग बोलते हैं, कहानी के तौर पे। पद मतलब होते हैं कविता जैसे के फॉर्म में लिखा होता है। पद 6000 पद हैं। इसमें वशीकरण और चिकित्सा दोनों का ही गूढ़ रहस्य सिखाया गया है। अथर्ववेद को तैयार करके 20 किताबों की एक श्रेणी में तैयार किया गया है। इस तरह से हमारे 4 वेदों का जिक्र है। इन वेदों का लाभ है, जैसा कि हम वर्ण सिस्टम को समझ सकते हैं। ऋग्वैदिक काल में
जो ऋग्वैदिक काल है 1501 था, इसमें वर्ण सिस्टम बहुत अच्छा था। यहाँ वर्ण सिस्टम कर्म के आधार पर डिपेंड था, कर्म पर, वर्क पर डिपेंड था। इस लेटर वैदिक पीरियड में जन्म के आधार पर डिपेंड हो जाएगा। इसके पीछे भी कई कारण है जिसे हम जिक्र करते हैं। पहले वर्ण था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये कर्म डिपेंडेंट है। और इसमें से कोई भी ना नीचा है ना ही कोई ऊंचा है। बाद में जब राजाओं महाराजाओं काल, क्योंकि धीरे धीरे कोई भी चीज हो, हम ऐसे समझ सकते हैं कि समय के साथ हर चीज में कुछ ना कुछ गिरावट आती है। जब एक ही कार्य को सेम तरीके से बार बार किया जाने लगता है तो लोग उसे अलग नजरिए से देखना ही शुरू कर देते हैं। इसमें भी ब्राह्मण का काम था ज्ञान देना, क्षत्रिय का काम था देश की रक्षा करना, वैश्य का काम है पैसा कमाना, देश की इकोनॉमी को बनाए रखना, उसी तरह शूद्र काम है इन तीनों की सेवा करना। लेकिन शूद्रों को, जबकि जनसंख्या में 95% शूद्र थे, या 90% समझ सकते हैं थे कि ऋग्वैदिक काल में 90% या 80 से 90% तक शूद्र ही हुआ करते थे। इनको यह लगने लगा समय के साथ साथ कि ब्राह्मणों को ही, क्षत्रियों को ही और सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को ही पढ़ने का अधिकार है। हालांकि एक समय यह भी रहा है कि शिक्षा पर 100% ब्राह्मणों का अधिकार था, शूद्र पढ़ा लिखा नहीं करते थे या कोई पढ़ाता ही नहीं था, ब्राह्मण उन्हें बिल्कुल ही नहीं पढ़ाते थे, सेवा का कार्य सिर्फ समझते थे। हालांकि इस तरह की वर्णा सिस्टम थी, लेकिन यह कर्म पे डिपेंडेंट थी, जो जैसा कार्य करे इस पे कोई दबाव नहीं था। अगर शूद्र पढ़ लिख कर ज्ञानी हो जाए वो भी ब्राह्मण बन जाता था, क्षत्रिय सब कुछ छोड़कर सेवा करने लगे तो शूद्र बन जाता था। आप देख सकते हैं जैसे कि आज मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा लिखा तो लिया तो ब्राह्मण हूँ। अगर मैं किसी दिन बिजनेस करने लगूंगा तो वैश्य बन जाऊंगा। जैसे कि घर में मम्मी काम करती है तो शूद्र हो गई। तो इस तरह से एक ही परिवार में हम हर तरह की चीज को देख सकते हैं। इसके अलावा इनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, इससे इनका वर्णा सिस्टम था। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को हम समझिए जिसमें कुल, जैसे गांव, राजा पद भाई पद बटा होता था। देश को चलाने के लिए ये भी लोग कर लेते थे। उस समय कर को बाली कहा जाता था, कर नहीं बाली, बलि नहीं, बलि का मतलब दूसरा, बलि का मतलब होता है हत्या करना, बाली कहा जाता है। और इसमें इनकम का सोर्स जैसा कि हमने बताया था कृषि के अलावा पशुपालन भी हुआ करते थे। इस तरह से हम लोग इनके जो समझते हैं, इनमें समाज 4 वर्णों में बैठा था, जैसा कि हम लोग ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय की बात करते हैं। इसके अलावा जो पंचायत यहाँ 3 तरह के थे। पंचायत में जैसे कि मीटिंग होती थी तो यह सभा बनाते थे, समिति बनाते थे और विधेय भी होता था। विधेय सभा को समझते, सभा में जनसाधारण की समस्याओं को सुना जाता था। इसमें निम्न स्तर के लोग नहीं आते थे, लेकिन देश, जो राज्य की, गांव की जो भी बातें होती थी, कोई भी प्रॉब्लम होता था, चाहे वो किसी भी प्रकार का, इसमें सुना जाता था। कोई भी नियम लागू करने के लिए समिति बैठाई जाती थी। समिति में सिर्फ राजा और उसके उच्च लोग और मंत्री, या यूं समझ लें गुरु हुआ करते थे उस टाइम पर, मंत्री, क्योंकि गुरु से ही सलाह लेकर राजा रूल करता था। ये ऋग्वैदिक पीरियड की सबसे खास बात थी। अर्ली ऋग्वैदिक में ऐसा चीज धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो इसमें उच्च लोग बैठते थे, किसी नियम को लागू करने से पहले विचार करते थे। इसके बाद धीरे धीरे संप्रभात, जिसे संभ्रांत उच्च न्यायालय को या उच्च समिति, जैसे हमने अंग्रेजी में समिति समझते हैं, हिंदी में उच्च बोलते हैं, जिसमें उच्च श्रेणी के लोग आते हैं, इसे संभ्रांत भी कहा जाता है। विदर्भ में सामान्य लोग आते थे। सामान्य लोग का तात्पर्य यह है कि जिसमें बच्चे आ सकते हैं, औरतें आ सकती हैं, शूद्र आ सकते हैं, निम्न स्तर के लोग आ सकते हैं और अपने परेशानी को बता सकते हैं और उसके हल पा सकते हैं। इस तरह से अगर हम लोग आगे चलते हैं तो इनमें यज्ञ करने के भी 3 तरीके थे। इनमें यज्ञ के 3 श्रेणियां बताई हैं, जिसमें पहला है अश्वमेध यज्ञ। जो राजा बहुत शक्तिशाली हो जाता था या अपने आप को बहुत ज्यादा सक्षम समझने लगता था तो वह एक घोड़े की पूजा पाठ करके और उसे खुले छोड़ देता था। इसका अर्थ होता था वो घोड़ा जितने दूर तक जाएगा वो कंप्लीट राज उस राजा का हो गया। अगर कोई इसका विरोध करता था तो राजा उसे बलपूर्वक हराता था और या मार देता था। फिर था एक तरीका वाजपेय यज्ञ। यह यज्ञ सिर्फ शक्ति प्रदर्शन का एक तरीका है। शक्ति प्रदर्शन का जैसे समझ सकते हैं कि आज के टाइम हम लोग रामनवमी करते हैं, जुलूस निकालते हैं, मुहर्रम में मुस्लिम लोग जुलूस निकालते हैं
अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। उस समय राजा महाराजा भी शक्ति का सिर्फ प्रदर्शन करते थे। राजा की झांकियाँ निकलती थी जिसमें उसके घोड़े, हाथी, रथ, तलवारें, तोपें तो होती नहीं थी। इस तरह का शक्ति प्रदर्शन करते थे। फिर एक राजसूय यज्ञ होता था। राजा राजगद्दी पर बैठने के लिए या उसका उत्तराधिकारी राजगद्दी पर बैठने के लिए राजसूय यज्ञ किया जाता था। राजसूय यज्ञ का यह मानना था कि राजसूय यज्ञ करने से राजा को दैवीय शक्ति प्रदान होती है। राजसूय यज्ञ करने का मेन मुद्दा यही होता था कि उन्हें यह लगता था कि इसे राजसूय यज्ञ करने से राजा को दैवीय शक्ति मिलती है और इस तरह से वो यज्ञ किया करते थे। तो यज्ञ करने के पीछे भी 3 कारण हो गए। वर्णा सिस्टम को हम लोगों ने समझ लिया। इसके अलावा इस टाइम में जब लेटर वैदिक पीरियड हुआ तो इसकी जानकारी हमें पुराणों से मिलती है। मत्स्य पुराण जिसका जिक्र हम लोग समझ सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जिसका जिक्र किया गया है, उसमें उपनिषद है जो 108 उपनिषद है। आज हमारा जो सत्यमेव जयते शब्द है मंडको उपनिषद से लिया गया है। हालांकि उपनिषद बहुत ही अच्छे थे, पुराणों को समझने के लिए बनाए गए थे। इसमें कई राजाओं महाराजाओं का जिक्र है। वेद को ठीक से समझने के लिए वेदांत बने थे। 6 तरह के वेदांत हैं जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, या 6 हैं और इनके अलग अलग काम हैं। इसके अलावा हम लोग इस काल में कुछ नदियां थी, कुछ नई नदियां, जैसे कि कोई भी डायनेस्टी हो या कोई भी सभ्यता हो, जैसा कि हम बात किए थे नदियों के सामने ही, यह नदियों के किनारे ही स्टे करते थे। उसका शुरुआत नदियों से होता था क्योंकि नदियों से पानी वगैरह मिल जाता था। तो उस टाइम पे भी कई नदियां होती थी। आज के टाइम उनका थोड़ा नाम अलग है, इसे भी देख लेते हैं। एग्जाम में अक्सर इससे प्रश्न आ जाते हैं। जैसे सतलज नदी है जिसको सुतुद्री, उस समय वैदिक पीरियड में से सुतुद्री कहते थे। चेनाब को अस्किनी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, चेनाब नदी पे मिला है। चेनाब, व्यास नदी को उस समय विपाशा कहा जाता था। काबुल एक नदी का नाम है, इसे शहर मत ना समझ लीजिए। इसका एक जमाने में नाम कुंभा था। गंडक जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे सदा नीरा, जैसे कि इसको हमेशा पानी रहने वाला, हालांकि हिमालय से निकलने वाली नदियों में तो अक्सर पानी होता है हमेशा। फिर सौसतु जिसको स्वात नदी कहते हैं आज के टाइम में। रावी नदी को पुरुषणी नदी कहा जाता है। झेलम नदी को वित्सता और सरस्वती नदी को आज हम लोग घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। हालांकि सरस्वती नदी समय के साथ विलुप्त हो गए। इसका शुरुआत देखा जा सकता है लेकिन इसकी अंत कहा जाता है क्या जमीन के नीचे बहने लगी। एक नदी और है जिसे कुर्म नदी कहते हैं। एक जमाने में से क्रीमू नदी के नाम से जानते थे। इस तरह के चीजें जब मिली, वैदिक पीरियड में ही कई तरह के दर्शन का जिक्र किए गए हैं, जैसे कि सांख्य दर्शन जिसे गौतम बुद्ध बहुत प्रभावित हैं। इस दर्शन के अंतर्गत बहुत सारी तरह की फिलॉसफियां दी गई हैं, जीवन को जीने के तरीके सिखाए गए हैं। इसके अलावा गौतम बुद्ध योग के भी बहुत है, हालांकि योग मुद्रा के भी प्रशिक्षक थे और उन्हें योग मुद्रा भी आती थी। लेकिन इसके बाद हम बात करते हैं न्याय दर्शन की, जिसमें न्याय के बारे में कहा गया। इसे गौतम ऋषि द्वारा लिखा गया है। इसी के तरह योग, जैसा कि हमने समझा, पतंजलि ने योग दर्शन का जिक्र किया है। सबसे इंपॉर्टेंट है वैश्विक दर्शन। वैश्विक दर्शन कणाद द्वारा लिखा गया था। भारत में, या भारत में नहीं, सबसे पहले डाल्टन के सिद्धांत से हजारों साल पहले ही कणाद ने सबसे पहली बार कहा था कि पूरी सृष्टि अणुओं द्वारा बनी है। बाद में इस चीज़ों को हम लोगों ने आगे, हम अपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े, नहीं तो आज भारत कहीं आगे होता। ऐसी कोई थीसिस नहीं है या ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिस पर भारत ने खोज ना किया हो। जीरो जिसे आर्यभट्ट ने दिया था। गुप्ता काल के बारे में भी जो पढ़ेंगे तो हम लोग कई खोजों के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि कणाद ने परमाणुवाद का जनक कहा जाता और इन्होंने परमाणुवाद का ज्ञान डाल्टन से बहुत साल पहले दिया था। इसके अलावा हमारे भारत में 2 तरह के सीमांश होते हैं, उत्तरी और पूर्वी। उत्तरी के लेखक वादरायण और पूर्वी के जैमिनी है। इस तरह से हमें वैदिक पीरियड के बारे में पता चलता है, अर्ली वैदिक के पीरियड में। इसके बाद हम लोग आते हैं अर्ली वैदिक के बाद जब समय बीतता गया, लेटर वैदिक पीरियड है। लेटर वैदिक पीरियड में
वर्ण वही थे लेकिन ये जन्म पे आधार हो गए। जिस राजा घर में जन्म लेने वाला राजा हो गया, कुम्हार घर में जन्म लेने कुम्हार कहलाने लगा, लोहार घर में जन्म लेने लोहार कहलाने, इस तरह से कई जातियां बढ़ती गई। वर्ण जातियां नहीं होती थी, बाद में इसके अंदर श्रेणी आई, श्रेणी ही जाति कहलाती है। वर्णों के अंतर्गत आई श्रेणी ही जाति है। इस तरह से जब यह सभ्यता की शुरुआत होती है, इसका लेटर वैदिक पीरियड जब आया तो इसकी जानकारियां हमें सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, ब्राह्मण वेद से, आर्यक से, उपनिषदों से, वेदांगों से, कई चीजों से मिलती हैं। लेटर वैदिक पीरियड में राजा सबसे प्रधान होता था। इनके मेन देवता जो होते थे, जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था या अर्ली ऋग वैदिक पीरियड था, उसमें इंद्र सबसे प्रमुख राजा है, जबकि इसमें प्रजापति सबसे प्रमुख राजा है। जैसा कि हमने शुरू में बताया, टैक्स लेने को, देश को चलाने के लिए टैक्स चाहिए होता था। हालांकि जब अर्ली वैदिक पीरियड था, तब राजा बहुत हद तक टैक्स नहीं लेता था, और किसी कारणवश यदि किसी राज्य में बारिश नहीं हुआ, किसी कारण से फसल नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें कृषि मेन होता था, तो इस स्थिति में अर्ली वैदिक पीरियड में राजा टैक्स नहीं भी लेता था। लेकिन बाद में राज्य को अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा गायों का हरण करने लगा लोग। हरण करने के बाद चोरियां होने लगी। धीरे धीरे राजा अपने आप को प्रधान समझ लिया। गुरु का स्थान मंत्रियों ने ले लिया। हालांकि गुरु हुआ करते थे, लेकिन मंत्री भी हुआ करते थे, सेनापति हुआ करते थे। इनके इनकम का सोर्स कृषि और पशुपालन था। गांव से टैक्स लेने का काम ग्रामिक करता था। ग्रामिक का मतलब गांव का व्यक्ति नहीं, प्रधान वो कहते हैं। आज के टाइम में जिसे हम प्रधान समझते हैं, प्रधान का तात्पर्य जैसे कई गांव मिलाकर एक मालिक बना दिया जाता है, उसका जिसे पंचायत समझते हैं, पंचायत समिति चलाती है। उस समय ग्रामिक ही हुआ प्रधान हुआ करता था। और जनपद का मतलब होता है देश। इसका टैक्स तसीलने का काम राजन करता था। राजन का अर्थ एक राजा होता है, लेकिन राजा का एक असिस्टेंट होता है, वही इसका टैक्स तसीलने का काम करता था। जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि अर्ली वैदिक पीरियड में लोहे ज्ञान हो गया था। तो लोहे का खोज जब हो गया, हालांकि लोहे खोज हमने बताया था कि यूपी के अतिरंजी खेरी में हुआ था। जब अतिरंजी खेरी में यूपी के अतिरंजी खेरी में लोहे का खोज हो गया, तो लोहे की सब सामानें बनने लगी, क्योंकि लोहा ज़्यादा ब्रोंज से और गोल्ड से ड्यूरेबल था और टिकाऊ भी था, और काफ़ी हार्ड होने की वजह से तमाम चीज़ें होने लगी। खेती आसान हो गई, हल, खुरपी, तलवारें, फावड़ा सब कुछ बनाने लगे। एक जमाने में, यानी कि इसी जमाने में, एक जमाने नहीं, इसी जमाने में एक अष्टधातु की तलवार बनती थी, जो काफ़ी ड्यूरेबल और बहुत शक्तिशाली होती थी, लोहे से भी ज़्यादा ताकतवर होती थी, कभी ब्रेक नहीं होती थी, उसमें जंग भी नहीं लगता था। इस तरह का उसकी खासियत थी। जहाँ लोहे का खोज हुआ, लोग धीरे धीरे वहाँ से आकर, जैसा कि हमने बताया था, लोहे का खोज इस यहाँ पर यूपी के जगह पर हुआ था, और यहाँ पर आसपास के सभी लोग, सभी गांव वाले, कई गांव वाले वहाँ आके रहने लगे, और धीरे धीरे यह जनपद से, जो कि जनपद था यूपी, महाजनपद बन गया। यह महाजनपद, जैसे कि हमने समझ सकते हैं कि महाजनपद की शुरुआत राजगीर से हुई थी। जैसा कि पहला महाजनपद कौन सा है? मगध। मगध की राजधानी राजगीर। हालांकि राजगीर से जनपद की शुरुआत हुई थी, महाजनपद की शुरुआत हुई, और होते होते पूरा अफगानिस्तान तक यह महाजनपद फैलते गया था। एक जमाने में यह भी कह सकते हैं कि मगध अकेला आधा भारत के बराबर था, आधे भारत से भी बड़ा था। मगध इस तरह से फैलता गया। जब मगध इतना विस्तार हो गया, इसकी राजधानी राजगिरी थी शुरू में, इसका नाम, बाद में इसका नाम बदल के राजगीर कर दिया गया। दूसरा जो दक्षिण का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, वो महेशमती था, काकतीय साम्राज्य। इस विषय में हम लोग अगले जनपद और महाजनपद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो इसके बाद ही शुरू हुई थी। इसके बीच एक आयरन एज शुरू हुआ था। आयरन एज इसे हम समझ सकते हैं कि जैसे ही आयरन खोज हो गई, तो हर चीज़ आयरन का शुरू हो गया। आज भी हम देख लेते हैं हमारे घरों में 80% चीज़ें आयरन, लोहे की बनी हुई हैं। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही।